टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और गौरी और हम लोग मिलकर कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी काम की बातें होंगी, इसलिए कहीं आधे घंटे तक जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं अगर आप वीआरएस ले रहे हैं तो आप पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी, नौकरी पेशा लोगों के लिए फॉर्म 16 कितना है जरूरी, और साथ में भी बताएंगे अगर आपका 26AS और AIS में हो रहा है मिसमैच तो इससे बचने का क्या है तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक मुद्दा वीआरएस। पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे कई सारे लोग वीआरएस लेते हैं। वीआरएस लेने के पीछे 2-3 वजह होती है। कई बार कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग करती है तो वहाँ पर वीआरएस लेना पड़ता है। कई बार लगता है कि हमने एक निश्चित समय तक सरकारी नौकरी कर ली, अब वीआरएस ले लेना चाहिए, तो लोग वीआरएस लेते हैं। तो इस वीआरएस लेने वक्त तो अच्छी बात है, लोग कई बार खुशी खुशी वीआरएस भी लेते हैं, लेकिन उसमें एक टैक्स का पेंच होता है। क्योंकि पैसा अच्छा खासा मिलता है तो लोग कई बार भूल जाते हैं कि टैक्स की देनदारी बनती है क्या, और बनती है तो कैसे इसको कम किया जा सकता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल गौरी, कि जो लोग वीआरएस ले रहे हैं तो वीआरएस के तौर पे उनको जो एकमुश्त पैसा मिलता है उस पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं? देखिए, जब भी कोई एम्प्लॉय वीआरएस लेता है तो उसमें आपको देखना ये है कि कुछ कंडीशंस हैं जो आपके एम्प्लॉयर को फुलफिल करनी है और आपको भी फुलफिल करनी है। उसके बाद ही आप वीआरएस में जो आपको एग्जेम्पशन मिलती है इनकम टैक्स में उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ये जो कंडीशंस हैं ये ऐसे हैं कि आपका या तो 10 साल की सर्विस होनी चाहिए या आपकी उम्र 40 साल से ऊपर होनी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि एम्प्लॉयर जिन सर्कमस्टांसेस में करता है कि जब उनको कॉस्ट कटिंग करनी है या रिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो उस केस में वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपको वीआरएस आपने ऑप्ट कर ली, उसके बाद कंपनी तो और हायरिंग कर रही है, या आप किसी उसी मैनेजमेंट उसी की सिस्टर कंसर्न कंपनी के अंडर या उसी मैनेजमेंट की किसी और कंपनी के अंडर आप नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो एक आपने बताया कंडीशन की, एज का कंडीशन 40 ईयर आपको पार कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और जॉब पीरियड कितना होना चाहिए? 10 साल तक की आपकी नौकरी होनी चाहिए उसी कंपनी में, उसी कंपनी में, या आप 40 साल की उम्र, दोनों में से एक भी होगा तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अच्छा, एक और आप बात ने कही कि आप वीआरएस लेने के बाद दोबारा उसी कंपनी में किस तरीके से काम ना कर रहे हैं, उस कंपनी में या सेम मैनेजमेंट में भी, यानी कि उसी सब्सिडरी कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी सिस्टर कंसर्न है कोई, वहां पे भी आप नौकरी नहीं कर सकते। मान लिया जाए किसी ने वीआरएस ले लिया और कोई कंसल्टेंट के तौर पे ज्वाइन कर लिए वीआरएस लेने के बाद, तो क्या वो टैक्स छूट का हकदार होगा? नहीं, देखिए, आप उस मैनेजमेंट में नौकरी ही नहीं कर सकते। और मैं एक और कंडीशन आपको इसी चीज में बता दूं कि जो डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं वो भी वीआरएस में ये जो एग्जेम्पशन है वो नहीं ले सकते। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, ये आपको बहुत केयरफुली देखना है कि आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। अगर ये सारे छूट इस शर्तों को पूरा करते हैं तो किस तरह की छूट मिलेगी? तो आपको जितना वीआरएस मिला है उसमें 5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिल जाएगी। अगर आपका वीआरएस 5 लाख से कम है तो पूरी छूट है, 5 लाख के ऊपर है तो 5 लाख रुपए तक की छूट है। उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। वो टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? वो आपके बिल्कुल आपके सैलरी जो स्लैब रेट पे आप आते हैं उसमें आपका ऐड हो जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना। 5 लाख की रकम तो बड़ी कम है वीआरएस से, 5 लाख से बिल्कुल। अभी देखिए, वीआरएस डेफिनेटली ज्यादा मिलता है 5 लाख से। और अभी देखिए कई पिछले सालों में कुछ एग्जेम्पशंस बढ़ाई हैं, जैसे लीव इनकैशमेंट की बढ़ाई है और ऐसी कुछ एग्जेम्पशंस बढ़ाई हैं, बट इसकी ड्यू है, आई थिंक बढ़नी चाहिए। तो इसमें आपने अच्छा जिक्र भी किया, चूंकि वीआरएस में एक तो वीआरएस का कंपनसेशन का पैसा मिलता है, लेकिन उसके साथ ही चूंकि आप नौकरी छोड़ रहे होते हैं तो आपको ग्रेच्युटी मिलती होगी, तो वहां पे नियम क्या कहता है? वो उस 5 लाख वाले लिमिट से बाहर होता है, उसी में होता है? नहीं, देखिए, जो ग्रेच्युटी है वो बहुत ही अलग जो है अमाउंट होता है वीआरएस से अलग। ग्रेच्युटी तो आपको एक्चुअल रिटायरमेंट पे भी मिल जाता है, तो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन अलग है, उसकी एग्जेम्पशन अलग है। अब अगर ग्रेच्युटी अगर आपको मिला है तो उसमें आपको ये देखना है कि आपके एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं है। मैं फटाफट से कैलकुलेशन बता देती हूँ, अगर आप कवर्ड हैं या नहीं हैं दोनों में क्या होगा। अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हैं तो आपकी 3 चीजें देखी जाएंगी। लास्ट बेसिक सैलरी जो आपकी है प्लस डीए इंटू जितने साल आपने काम किया है इंटू 15/26, या 20 लाख, या आपको जितनी मिली है। ये
इसमें से जो लोएस्ट होगा वो आपकी एग्जेम्पशन हो जाएगी। अब अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बदल जाती है, जिसमें आपकी लास्ट एवरेज जो आपने सैलरी ली है उसको लेते हैं, जिसमें बेसिक प्लस डीए आता है, इनटू जितने साल आपने नौकरी की है इनटू 1/2, फिर से दूसरी लिमिट 20 लाख की और तीसरी जो आपको मिली है, तो इसमें जो लोएस्ट होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो दोनों केस में आपको देखना है कि आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हैं या नहीं है। अगर हैं तो पहले वाली कैलकुलेशन, नहीं है तो दूसरी वाली कैलकुलेशन। गौरी ने समझाया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेचीदगी है, तो आप बिल्कुल संभल कर, सतर्क होकर के अपने टैक्स की देनदारी को समझिए, ताकि अगर नहीं संभलेंगे तो हो सकता है कि टैक्स की देनदारी आपको ज़्यादा बन जाए आपके ऊपर। तो इन नियमों का ख्याल रखें, इन शर्तों का ख्याल रखें जो गौरी ने भी बताया है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वडोदरा से, हेमंत जी। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार। बताएं क्या जी, नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? सर अभी जो मैम ने बताया, अच्छा, वही सवाल है। अच्छा, आप सुन रहे थे मैम ने जो बताया? हाँ, रिटायरमेंट के बाद सेटलमेंट की जो अमाउंट मिलेगी, हाँ, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, तो मैम ने अभी बताया, लेकिन ग्रेच्युटी पे मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो आप देखिए कि आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हैं या नहीं है। आप अगर देखेंगे कि वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, पहले इनसे पूछ ही लेते हैं ना। हेमंत जी, कुछ आइडिया कवर्ड आपको? कवर्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड है। बिल्कुल। तो आप अगर उसमें आपके एम्प्लॉयर कवर्ड हैं तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, जो आपका लास्ट सैलरी है बेसिक प्लस डीए इनटू नंबर ऑफ इयर्स इनटू 15/26, पहली कैलकुलेशन। दूसरी आपकी 20 लाख जो अब चेंज होके 20 लाख हुई थी अमेंडमेंट होके, तो ये 20 लाख काफी बड़ा फिगर अब हो चुका है। और तीसरा जो आपको एक्चुअली रिसीव हुई है, तो इन तीनों में जो लोएस्ट होगा वो आपकी ग्रेच्युटी में एग्जेम्पशन होगी। आप मान के चलिए कि अगर आपको 20 लाख से कम की ग्रेच्युटी मिली है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर 20 लाख के ऊपर है तो आप इन तीनों में देखिए आपका लोएस्ट क्या है। चलते हैं सूरत, गुजरात, जहां से कौशिक मोदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशिक मोदी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा हायर पेंशन के बारे में क्वेश्चन है। जी बताएं। मैं पीएसयू सेक्टर में सर्विस करता था। ठीक है। मैंने ईपीएफओ की तरफ से हाँ। हायर पेंशन का ऑप्शन पसंद किया है। ठीक है। और मुझे तारीख 14/11/2012 से हाँ। तारीख 29 फरवरी 2024 तक मासिक रुपया 19,000 के हिसाब से रुपया 28 लाख पेंशन एरियर्स के रूप में मिलेगा। ठीक है। लेकिन ये 28 लाख पाने के लिए मुझे 23 लाख जो बीएफ कंट्रीब्यूशन से मिला था वो मुझे भरना पड़ेगा। अच्छा। ईपीएफओ के खाते में भरना पड़ेगा। ठीक है, जो हायर पेंशन का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। तो मेरा दो क्वेश्चन है कि मेरा आयकर की जिम्मेदारी कितनी बनेगी, और दूसरा है 89 की छूट मैं ले सकता हूँ क्या? 89(1) की छूट ले सकते हैं। तो अभी आपने जो आपने अमाउंट जमा करना है 23 लाख का शायद आपने बोला, ये कर चुके हैं या अभी करना है? हेलो, अभी करना है। अभी मेरे पास लेटर तो आ गया है, करना है। देखिए इसमें ना दो तरीके से जो ईपीएफओ है आपको हायर पेंशन दे सकता है। पहली चीज ये है कि आपने अगर जैसे आपने 23 लाख जमा करना है, आपको 28 लाख मिलना है, तो हो सकता है पहले आप 23 लाख जमा करें फिर आपको 28 लाख मिले। दूसरा तरीका है कि आपको सीधा बैलेंस ही मिल जाएगा जो 5 लाख रुपए तक का बनेगा। तो पहले आपको ये देखना है कि आपको वो किस तरह से वो दे रहे हैं, वो टीडीएस कितने अमाउंट पे काट रहे हैं। एक बार इस पे क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि इस पे थोड़ा सा प्रोविजंस अनक्लियर हैं कि किस तरह से ईपीएफओ कैलकुलेशन करके आपको देता है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस हैं। तो एक बार इस पे थोड़ी क्लैरिटी हो जाए, आप इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद हम आपको बेटर जवाब दे पाएंगे कि आपका एक्चुअल जो अमाउंट है वो टैक्स का कितना बनता है। एक बार पेमेंट आने दीजिए और फिर तब जो उलझन होगी आप उस ज़्यादा सफाई आ जाएगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से, सटीक तरीके से हम आपको बता सकेंगे। आप लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर, और ऐसे ही हमारे टीम से आपको संपर्क किया जाएगा और सीधा टैक्स गुरु से आपका कांटेक्ट करा के आपको उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं हम लोग निर्मल कोचर जी के पास, जो कि पंजाब जीरकपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर मुझे एक बैंक ने एक्स पेंशनर हूँ, मुझे नवंबर 22 का एक्स ग्रेशिया की फिगर में 47,000 का बैंक ने एरियर दिया है मार्च 24 में। ठीक है। इट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन माय बेसिक पेंशन।
ठीक है। एक सेपरेट एंट्री आ रही है जो मैसेज भी बैंक का आया है कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट करी है, तो इज इट एक्स ग्रेशिया अमाउंट टैक्सेबल और नॉट? बट ये किस चीज के लिए किया आपको एक्स ग्रेशिया? ये पेंशन, जो मेरी आई एम पेंशनर पब्लिक सेक्टर बैंक, ओके। तो बैंक ने नवंबर 22 से ये रिवाइज्ड एक एरियर दिया है 43,000 रुपए का अप टू फरवरी 24। पेंशन को रिवाइज किया, उस रिवाइज्ड पेंशन का एरियर दिया आपको 43,000। जी जी जी, 2700 रुपया वर्कआउट होता है मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो एक्स ग्रेशिया है ये इन ल्यू ऑफ सैलरी, क्योंकि पेंशन को हम सैलरी की तरह ही कंसिडर करते हैं, तो आपका एक्स ग्रेशिया इन ल्यू ऑफ सैलरी जो मुझे समझ आ रहा है उस तरीके से आपको दिया गया है। तो जब आपको कोई भी एक्स ग्रेशिया इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेजेस या जिस तरह से भी आप उसको बोले, आपके केस में पेंशन दिया जाता है, तो उस एक्स ग्रेशिया को हम टैक्सेबल मान लेते हैं। तो आपको जितना भी एक्स ग्रेशिया मिला है उसको आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा के अपने स्लैब रेट पे, जो भी आपका स्लैब आप फॉल करते हैं, अगर आप 30% में ब्रैकेट में है तो 30% टैक्स आपको इसको दे के पूरा टैक्सेबल दिखा के आपको इस पे टैक्स देना होगा। चलिए निर्मल जी, क्लियर है? बट आई वाज हैविंग सम डाउट इन माय माइंड। हाँ बताएं क्या डाउट है? नहीं, अब ठीक है, अब मैडम ने क्लैरिफाई कर दिया, अब टैक्सेबल है। आई वाज हैविंग कि वेदर टैक्सेबल होगा, क्योंकि इट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन माय बेसिक पेंशन। अब तो डाउट नहीं रहा ना आपका? हाँ जी हाँ। चलिए, बस यही हमारा मकसद था टैक्स गुरु का, और आगे भी कोई उलझन हो तो बताइएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आप NRI हैं और हमेशा के लिए भारत लौट रहे हैं तो कैसे सुलझाएं टैक्स की उलझन, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल है इससे पहले, अब चूंकि रिटर्न फाइलिंग का समय आ चुका है और रिटर्न फाइलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फॉर्म 16 हमारे हाथ में होना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स हैं उनको कब तक उम्मीद करनी चाहिए कि उनके एम्प्लॉयर की तरफ से उनको फॉर्म 16 मिल जाएगा, और ना मिले तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो फॉर्म 16 बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, तो आपको डेफिनेटली फॉर्म 16 की वेट करनी है रिटर्न भरने से पहले। जैसे मैं देख रही हूँ कई लोग रिटर्न भर चुके हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पे अगर आप देखेंगे तो कई लाखों लोग रिटर्न भरना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप की सैलरी से इनकम है तो आपको फॉर्म 16 का वेट जरूर करना चाहिए। अब फॉर्म 16 आपको कब तक मिल सकता है? तो जो एम्प्लॉयर है उनको TDS रिटर्न भरने की लास्ट डेट है एंड ऑफ मई। जब वो एंड ऑफ मई में रिटर्न भरेंगे तो वो 15 जून तक फॉर्म 16 डाउनलोड करके आपको दे सकते हैं। हालांकि मेरा मानना ये है कि अगर 15 जून को आपको फॉर्म 16 मिलता है तो थोड़ा टाइम कम बच जाता है, क्योंकि 31 जुलाई तक की डेट होती है, और हर कोई अपनी रिटर्न आज भी चाहे काफ़ी सिंपल कर दिया है फॉर्म, लेकिन नहीं भर पाता। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आई थिंक हर 2 में से 1 केस में तो हो जाती है, चाहे कैपिटल गेन हो, शेयर्स को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, आजकल लोग क्रिप्टो में भी करते हैं, गोल्ड में भी करते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ ऐसा निवेश करता है जिसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो वो टाइम कम बचता है। तो आप पहले से 16 मतलब कायदे से मिल जाएगा आपको 15 मई तक, जून मैक्सिमम 15 जून तक मिल जाएगा। हो सकता है उसके पहले भी मिल जाए, लेकिन आखिरी तारीख है 15 जून तक, तो आपको मिल ही जाना है। हर हाल में आपको फॉर्म 16 लेना ही लेना है, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि फॉर्म 16 नहीं है तो आप रिटर्न ही नहीं भर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फॉर्म 16 एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और आपका राइट है। अगर आप बिना फॉर्म 16 के अपनी रिटर्न भरेंगे, जो आप भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना फॉर्म 16 के आप रिटर्न नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला तो आपको सैलरी स्लिप्स तो मिली होंगी हर महीने की, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी है आपके पास सारी जानकारी है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितना पैसा बेसिक के तौर पे दिया है, DA के तौर पे दिया है, या HRA दिया है, या जो भी दिया है, सारी जानकारी आपके पास है, आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मिसमैच हुआ या कुछ हुआ तो आपको नोटिस आने का डर है। दूसरा, ये आपका राइट है और सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि ये बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है। अब मेरा एक चीज सवाल ये है कि फॉर्म 16 अगर मुझे मिलता है जैसे एम्प्लॉय की तरफ से, तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? मैं तो देखूंगा मेरा नाम है कि नहीं, मेरा पैन सही कि नहीं, और बाकी क्या देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपको ये देखना चाहिए कि वो जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि जब आप फॉर्म 16 देखते हैं तो अच्छा, नकली भी हो सकता है। नकली भी हो सकता है। कई एम्प्लॉयर्स अपना फॉर्म 16 बना लेते हैं। आपको उनका फॉर्म 16 नहीं चाहिए, आपको ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ जो सरकार ने जारी किया है वो फॉर्म 16 चाहिए। उसके लिए आपको ऊपर लोगो और पूरा फॉर्मेट देखना है कि वो सही है कि नहीं। अगर आप देखेंगे सारे ही लोगों का जो फॉर्म 16 होता है वो सेम ही होता है। एम्प्लॉयर कोई अपना फॉर्मेट बना के एक पेपर पे, वर्ड फाइल में या PDF में बना के आपको दे
दे। इसमें कोई बारकोड वगैरह नहीं होता है? ऊपर लोगो होगा, उसमें बड़ी सारी जानकारी होती है जिससे आपको पता लग जाएगा वो जेन्युइन है कि नहीं। सबसे पहले तो आप लोगो ही देख लीजिए, जो ट्रेसेस का है, जो एम्प्लॉयर देगा उसके ऊपर नहीं होगा। आपको पता लग जाएगा एम्प्लॉयर ने जो आपको फॉर्म 16 दिया है वो जेन्युइन है कि नहीं। साइंड भी होना चाहिए, जैसे आपने कहा आपका नाम पैन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और उसी के साथ आप लॉगिन करके अपने पोर्टल पे देखिए अपना AIS और 26AS कि जो TDS उन्होंने जमा कराया है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर ने TDS तो जमा आपका काट लिया, जमा नहीं कराया, तो वो आपके 26AS और AIS में नहीं आ रहा होगा, आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। रिटर्न फाइल करते वक्त फॉर्म 16 कितना अहम है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब ढेर सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सबसे पहले चलते हैं पंजाब जालंधर, जहां से शिवम कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शिवम जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार, सर मेरा मैम से क्वेश्चन है कि मेरे फादर के पास इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड है, जिसका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो ज्यादा है, और अगर 1 लाख जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशन है ना, उसको अगर हम रिडीम करते जाए तो देखिए उसको बहुत साल लग जाएंगे ना उसको विदाउट टैक्स रिडीम करने के लिए। तो मैंने देखा था कि अगर फादर मुझे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड गिफ्ट करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा। ओके, अब मुझे ये है कि जैसे वो मुझे करेंगे तो मैं उनको हर साल वापस 50,000 या उससे ज्यादा कर सकता हूँ, या मदर को वैसे एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं कि हम कैपिटल गेन टैक्स बचा सके? गौरी देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि जब आपके फादर आपको गिफ्ट करेंगे तो उनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और उनका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो आपके ऊपर भी लगभग सेम कैपिटल गेन लगेगा अनटिल अनलेस आपकी कोई इनकम नहीं है और आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा मिल रहा है, जो इतना नहीं होगा जिसके लिए आप इतनी ट्रांजैक्शन करें। दूसरी बात, अगर आप ये ट्रांजैक्शन सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि आपका टैक्स बचे, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से टैक्स की चोरी हो सकती है अगर आप ऐसी ही ट्रांजैक्शन करेंगे कि आपने यहाँ से ट्रांसफ़र किया अपने नाम पे और फादर को पैसे दे दिए। अगर ये प्रूव हो गया कि ये कंसीलमेंट है तो आप फंस सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ट्रांजैक्शंस अलग हैं, इनका कोई आपस में मेल नहीं है, आपका इंटेंशन टैक्स की चोरी करना नहीं है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फादर को और मदर को कितने भी पैसे अपने यहाँ से दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन टैक्स की चोरी करने के लिए अगर ये ट्रांजैक्शन की जाएगी और अगर आपको नोटिस आ गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, इंटेंशन आपका टैक्स की चोरी करना नहीं होता, टैक्स बचाना होना चाहिए। क्लियर है आपके पास? नहीं, एक कंफर्म करना था। हाँ। चोरी मतलब मुझे समझ लगा चोरी कैसे होगी कि फादर मुझे देंगे, चाहे अभी देंगे बाद में देंगे, उन्होंने ये कहा है ना। तो अगर वो अभी कर दे है ना, तो मैं बाद में 50,000 की लिमिट है उसको दोबारा यूज करूँ तो रिडीम करने में थोड़ी आसानी होगी या वो इलीगल होगा थोड़ा? देखिए जैसे अगर आप इन दोनों ट्रांजैक्शंस को अलग अलग देखेंगे ना तो इसमें कोई चोरी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने मेरे से सवाल ही ऐसे पूछा कि मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ, अगर आप इसलिए ऐसे करेंगे और सरकार को उसकी जानकारी, यानी कि आपको कल को नोटिस आया और आप जाके इनकम टैक्स ऑफिसर को बताते हैं हमने तो ये ट्रांजैक्शन की है, या वो उसको पकड़ लेते हैं, तो दिक्कत आ सकती है। वैसे ही मैंने बताया दोनों ट्रांजैक्शंस आप अलग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आप ये भी देखिए कि अगर आप अपने नाम पे इस पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका टैक्स बच कितना रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि 1 लाख की एग्जेम्पशन मिलेगी आपको और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है, अदरवाइज तो आप लोगों का टैक्स दोनों का सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, चाहे फादर सीनियर सिटीजन भी हो तो भी। तो आप देखिए टैक्स बच कितना रहा है, कैसा तभी आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे अपना बिल्कुल इतना एफर्ट तभी करें जब टैक्स बच रहा हो। लेते हैं अगला सवाल सूरत से, जहाँ की नरेंद्र कुमार पांड्या जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पांड्या साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ नमस्कार लक्ष्मण जी। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैंने जो अभी लास्ट फाइनेंशियल गया इसमें बड़ौदा में फ्लैट बेचा है। अच्छा। जिसमें भी जो इसका गेन गिनते हैं ना, हाँ। तो इंडेक्सेशन से लॉस हो रहा है। अच्छा। ये फ्लैट बेचने से। और मुझे इस साल ही ये लास्ट फाइनेंशियल में म्यूचुअल फंड मैंने रिडीम किए, इससे मुनाफा हो रहा है। तो ये माँ का वो फ्लैट वाला जो लॉस है ये मुनाफे म्यूचुअल फंड के मुनाफे से सेटअप हो सकता है या नहीं, ये जानना है। ठीक है गौरी। और दूसरा पहले इसका हम लोग जवाब ले लेते हैं, है ना। तो आपका हाउस प्रॉपर्टी से कैपिटल लॉस हुआ है
मतलब आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आपको कैपिटल लॉस हुआ है और म्यूचुअल फंड से आपको कैपिटल गेन हुआ है। तो देखिए, अगर आपको ऐसा जो भी गेन और लॉस आपको दोनों में हुआ है तो अब आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। 2018 से पहले ये प्रोविजन नहीं था, क्योंकि इक्विटी में जो भी प्रॉफिट होता था वो पूरी की तरह पूरा एग्जेम्प्ट होता था। अब उसको टैक्सेबल कर दिया गया है, तो उसके थ्रू लॉस को भी एडजस्ट करने की जो अनुमति है वो सरकार ने दे दी है, क्योंकि जो इनकम आपकी टैक्सेबल है उसके अगेंस्ट आप लॉस भी कर सकते हैं। अब कर सकते हैं 2018 के बाद। आपकी ट्रांजैक्शन इस साल की है, आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको लॉस हुआ है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं, जितना भी आपका बचता है, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड। पंड्या साहब कुछ और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इसके लिए क्या टैक्स का अपने स्लैब के अनुसार होता है कि स्पेशल रेट रहता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी का कि म्यूचुअल फंड्स का? म्यूचुअल फंड का। देखिए, जो आपके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि 65% से ज़्यादा आपका इक्विटी है उस फंड में, तो उस केस में 15% पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी या किसी और एसेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करेंगे तो वो आपके स्लैब रेट पे आ जाएगा। जिस भी स्लैब रेट पे आप होंगे उस पर आपको टैक्स देना होगा। चलिए, अब चलते हैं सीधा दुबई, जहां से यूसुफ खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यूसुफ साहब बताएं, क्या सवाल आपके पास? हेलो जी, यूसुफ साहब बताएं, क्या सवाल है आपके पास? जी, मेरा सवाल है सर। गुड मॉर्निंग, मैं दुबई से बोल रहा हूँ। मेरा नाम यूसुफ खान है जी। मैं 50 साल यूएई में रहने के बाद अब रिटर्न करना चाहता हूँ इंडिया फॉर गुड। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इनकम टैक्स का छूट है एनआरआई के लिए, वो 2 साल के लिए या 5 साल के लिए? देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद आपको थोड़ी सी गलती लगी है। जब आप इंडिया आ जाएंगे और आप इंडिया में रेजिडेंट हो जाएंगे, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो जाएंगे, तो आपकी जितनी भी कमाई है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि आपको छूट मिल जाएगी उस पर। जो आपकी इंडिया में कमाई है उस पर आपको टैक्स देना होगा। आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उस पर टैक्स देना होगा। छूट सिर्फ आपको 2 साल की ये दी जाती है जब आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं 2 साल के लिए इंडिया आने के बाद। तो जो आपके एनआरई अकाउंट में आपकी जो बेसिकली फॉरेन करेंसी पड़ी है उस पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है या कुछ है, तो वो 2 साल तक उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जो पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी जब आप नॉन रेजिडेंट थे। लेकिन 2 साल के बाद वो भी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, उस पर भी जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो टैक्स पे छूट नहीं है, टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे छूट नहीं है, सिर्फ उस एक चीज के लिए आपको छूट दी गई है। यूसुफ खान साहब, क्लियर है? जी जी जी, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे संपर्क करने के लिए। यहाँ इंडिया आइए और यहाँ कोई दिक्कत हो तो फिर टैक्स गुरु यहाँ पे है, कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे पति पत्नी के इनकम क्लबिंग में फंसा है पेश, तो क्या है रास्ते, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब सीधे चलते हैं पुणे, जहां से कर्नल शंकर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इंक्लूडिंग माय सवाल। वैसे ही मैं आप सब लोगों का बहुत फैन हूँ, काफी आपसे हेल्प मिलती है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है जी कि मैं मेरे वाइफ का जो क्लबिंग ऑफ इनकम है मेरे एसबीआई शेड्यूल में दिखाता हूँ। ठीक है। उसका इंटरेस्ट जो भी है, जितने भी डिपॉजिट्स है, उसका इंटरेस्ट में एसबीआई शेड्यूल में मेरे दिखाता हूँ। ठीक है। साथ साथ मैं अपने वाइफ का भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ। ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं वाइफ के इनकम टैक्स रिटर्न में अगर मैं ये इंटरेस्ट उसका जो आता है जो मैं एसबीआई में भी दिखाता हूँ, अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो 26AS वाइफ का मिसमैच हो जाएगा। ठीक है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए मुझे वाइफ के इनकम टैक्स रिटर्न में? अगर नहीं दिखाऊंगा तो मिसमैच हो जाएगा, दिखाऊंगा तो ये प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 1। दूसरा सवाल सर ये है कि वाइफ का जो इंटरेस्ट मतलब आता है, वो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो वाइफ का अलग से इंडिविजुअल इनकम हो सकता है क्या? वो भी क्लब करना पड़ेगा? धन्यवाद। ठीक है।
मैं आपको फटाफट से दोनों का सवाल जवाब दे देती हूँ। पहला जो आपका क्लबिंग का है वो कैसे दिखाना है, आपके रिटर्न में जो टीडीएस का शेड्यूल है उस कॉलम में देखेंगे आप अपनी इनकम, जो स्पाउस की इनकम आप क्लब कर रहे हैं उसके लिए एक अलग आपको कॉलम दिया गया है उस टीडीएस को क्लेम करने के लिए। आप उसको वहां से क्लेम करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी वाइफ के रिटर्न में। और चाहें तो उसमें फीडबैक डाल सकते हैं AIS में और उसमें ये लिख सकते हैं कि ये क्लबिंग का केस है। दूसरा, आपका जो वाइफ को इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर कोई क्लबिंग नहीं होगी, वो आपकी वाइफ की इनकम मानी जाएगी। जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी इनकम और उस इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो वाइफ की इनकम। चलिए कर्नल साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो टैक्स गुरु से चाहे इनकम टैक्स या GST पे, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और फिलहाल के लिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए CNBC आवाज। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।